हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जापानीज ओरिजिनल सीरीज जु-ऑन ओरिजिन्स, जो कि सीधे सीधे टाइटल से ही हमें ये बता देती है कि ये सीरीज हमें जापानीज की फेमस फिल्म जु-ऑन की ओरिजिन दिखाएगी कि एक्चुअल में कर्स कैसे जनरेट हुआ और उसके पीछे के सारे राज है क्या। लेकिन जिस तरीके से शो की शुरुआत की गई है टोटल 6 एपिसोड्स की, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है काफी सारे कैरेक्टर्स का इतने कम और लिमिटेड टाइम में इंट्रोड्यूस करवाना, और उससे भी अलग टाइम जंप्स जो इस सीरीज में टोटल 6 बार दिखाए गए हैं, जिसकी शुरुआत की जाती है 1988 से। लेकिन देखते ही देखते हर एक एपिसोड में टाइमलाइंस बदलती रहती है, यानी कि 1998 से ये ईयर 94 में जाता है, उसके बाद 95, 97 और फिर सीधे टाइम जंप होता है पास्ट का, यानी कि ईयर 1952 और 1960 का। यानी कि इन सभी टाइमलाइंस में हमें अलग अलग कैरेक्टर्स भी देखने मिलते हैं जिनकी कहानी एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड रहती है। लेकिन हाँ, कहानी जो 1988 में शुरू होती है उस कहानी का पूरा फोकस सीरीज के 3 कैरेक्टर्स पर किया जाता है, जिनमें से एक होते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यासुओ, दूसरी अपकमिंग स्टार हारुका और तीसरी और आखिरी कैरेक्टर है कियोमी, जो कि अपनी लाइफ को काफी सिंपल जीना चाहती है जो उसकी माँ उसे जीने नहीं देती। और इसके अलावा हमें सीरीज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते चले जाते हैं जिनके बारे में मैं आगे स्टोरी में डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो एक हिसाब से जु-ऑन ओरिजिन्स की पूरी 6 एपिसोड्स की रिकैप है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस वीडियो में मैं आपको जो हर एक एपिसोड में स्टेप बाय स्टेप हो रहा है उसकी पूरी डिटेल्स नहीं दूंगा, बल्कि कहानी को काफी ज्यादा शॉर्ट कर इस सीरीज को आपके लिए काफी ज्यादा आसान बना दूंगा, ताकि इस सीरीज का पूरा प्लॉट आपको बहुत नहीं बल्कि काफी आसानी से समझ आ जाए। और इस सीरीज के पूरे एपिसोड्स को कवर करने के बाद मैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन भी डिस्कस करूंगा, ताकि थोड़ा बहुत हमें आइडिया रहे कि हमें इसके सीजन 2 में देखने क्या मिलेगा। क्योंकि सीरीज को एक ऐसे ही मोड पर खत्म किया गया है जिससे ये बात साफ है कि जु-ऑन की सीरीज में हमें और भी पार्ट्स देखने मिलेंगे। तो चलिए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, कहानी में जाने से पहले मैं एक बात आपको साफ बता दूं कि ये जु-ऑन की ओरिजिन है, यानी कि कर्स कैसे शुरू हुआ, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि इस सीरीज में आपको देखने के लिए व्हाइट गोस्ट ही मिलेंगे, ना कि कायोको और उसका बेटे जैसा गोस्ट, क्योंकि ये बस इसकी शुरुआत है। और इसके अलावा किसी भी कैरेक्टर्स को ये नहीं पता कि एक्चुअल में ये सारे के सारे कर्स उसी एक घर से जनरेट होते हैं, और ना ही इन लोगों को उस घर का पता ठिकाना मालूम है, क्योंकि उस घर से रिलेटेड जो कोई भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा, और ये भी कि इन सभी कहानियों का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। तो अब आते हैं सीधे ईयर 1988 में, जिसमें कहानी का फोकस यासुओ, कियोमी और हारुको पर किया जाता है। जिस ईयर में हम देखते हैं कि यासुओ ने हारुको को एक काम दिया था, जो कि उसकी बेडरूम की वॉइस रिकॉर्डिंग करना था, जो वो कर ले आती है, जिसमें उसे काफी क्रीपी आवाज सुनाई देती है, एक औरत और एक छोटे बच्चे के चलने की, जिसने नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट भी किया जाता है। और यासुओ इन सभी चीजों में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है कि वो इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हारुका के बॉयफ्रेंड टेत्सुओ के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि हारुका का ये कहना था कि वो और उसका बॉयफ्रेंड एक छोटा सा सस्ता अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, ताकि वो लोग अपनी लाइफ को बिल्कुल सही तरीके से शुरू कर सके, क्योंकि हारुका का करियर अभी बस स्टार्ट ही हुआ था एज एन एक्ट्रेस। लेकिन उस घर में जाने के बाद तात्सुया एक हिसाब से कर्स्टेड हो जाता है, क्योंकि उस घर में उसे एक व्हाइट लेडी दिखती है, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ, जिसे देखते के साथ में ही तात्सुया ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस घर में अपने किसी भी और फैमिली मेंबर्स को लाएगा नहीं, इसलिए वो इस घर की लोकेशन किसे भी नहीं बताता। लेकिन कहीं ना कहीं तात्सुया का ये कर्ज हारुका को भी मिल जाता है, क्योंकि हारुका अपने बॉयफ्रेंड के ज्यादा क्लोज थी। और दूसरी तरफ आ जाए यात्सुओ पर, तो यात्सुओ के दिमाग में इन पैरानॉर्मल्स कहानियों को लेकर काफी कुछ चलता रहता है। इनफैक्ट उन्होंने इस पर पूरी की पूरी किताब भी लिखी है, जो कि काफी ज्यादा फेमस भी है, पर उनके दिमाग में ये सारे के सारे आइडियाज कहाँ से आते हैं उसकी फिलहाल तो हमें ऐसी कोई भी डिटेल्स नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी तात्सुओ अपनी इस कहानी का एंड ढूंढ रहे हैं कि ये सारी की सारी कहानी किस घर से कनेक्टेड है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। इसलिए वो उन सभी लोगों से मिलते हैं, खास करके जो उस घर के अंदर जाकर उससे कर्स्टेड हो चुके हैं, क्योंकि तात्सुओ का यही मानना है कि उस कर्ज की शुरुआत उसी घर से हुई है। और हाँ, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस सीरीज में जो कर्ज दिखाया गया है वो एक स्लो पॉइजन की तरह है, यानी बाकी हमने जो गर्ल्स की फिल्मों में देखा है कि कर्ज जिसे मिल जाता है उसकी मौत कुछ ही दिन या फिर हफ्तों में हो जाती है, वैसा इस सीरीज में नहीं है। यानी कि मौत का टाइम पीरियड इस सीरीज में एक हिसाब से काफी ज्यादा लंबा भी है और कुछ हिसाब से शॉर्ट भी, यानी जो ज्यादा डरा है उसकी मौत जल्दी होती है। जिस लिस्ट में सबसे पहली मौत तेत्सुया के कैरेक्टर की हमें दिखाई जाती है, यानी कि हारुका का बॉयफ्रेंड, जो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी मॉम से मिलाने के बाद उसके अगले दिन ही मारा जाता है। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हारुका को भी विजन्स आते हैं, यानी अननोन पर्सन उसे भी दिखाई देते हैं। और तात्सुया के
फ्यूनरल में तात्सुया की मॉम हारुका को उसकी लाश दिखाती है, जो बहुत ही क्रीपी वे से आंख और मुंह खोलकर मर गया था, मानो जैसे मौत उसके सामने खड़ी थी जब उसने इसका एक्सपीरियंस किया। तो यहाँ तक 1988 की हारुका और यासुओ की कहानी कंप्लीट होती है। और अब आते हैं कियोमी के कैरेक्टर पर, जो इस टाउन में नई नई अपनी मॉम के साथ रहने आई है, क्योंकि इसके पहले के स्कूल में उस पर आरोप लगे थे अपने टीचर के साथ में अफेयर रखने के, जो कि उसने नहीं बल्कि उसकी मॉम ने रखा था। इनफैक्ट उसकी मॉम ने आरोप कियोमी पर यह भी लगाए है कि उसके पिता के साथ भी उसके चक्कर चल रहे थे, जिसके चलते उसके पिता उसे छोड़कर चले गए। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कियोमी की मॉम कियोमी की लाइफ को खराब कर बैठी है, जो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा नफरत करती है। लेकिन याद रहे ये एक सीजन 1 है और हो सकता है कि कियोमी के पिता का कनेक्शन हमें इसके सीजन 2 में दिखाया जाए, क्योंकि हर एक चीज किसी न किसी से लिंक जरूर होती है। जैसे कि इसी ईयर में हमें एक एन नाम का सीरियल किलर दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को उठाकर उन्हें मार डालता है। अब इस सीरियल किलर का इस सीरीज में ज्यादा काम तो है नहीं, बस फिर भी उसे इस सीरीज में ऐड किया गया है। और जैसे कि मैंने बताया सीजन 2 में से कहीं ना कहीं यूज जरूर किया जाएगा और इसके सेकंड अपीयरेंस की डिटेल मैं इसके आने वाले अगले साल में करूंगा। खैर तो आते हैं कियोमी पर, जो नए स्कूल में आने के बाद भी अपनी मॉम से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसकी मॉम का अफेयर यहाँ पर भी एक टीचर के साथ चल रहा है, जो उनसे मिलने हर बार उनके घर पर आता है। और यही चीज प्रोफेसर के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है, क्योंकि कियोमी अपने नए बने बॉयफ्रेंड युडाई को ब्लैकमेल कर अपनी मॉम को उससे मरवा देती है, वो भी एक टेलीफोन की मदद से, जिसके बाद उनकी मौत का इल्जाम सीधे सीधे प्रोफेसर पर लगा दिया जाता है। और यही नहीं, इस मौत के अलावा प्रोफेसर पर 2 और चार्जेस लगते हैं, जो कि माई और योशी के होते हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं कियोमी को अपने ट्रैप में फंसाया था, जो ट्रैप था कैट हाउस जाने का। और ये कैट हाउस वही कर्स्टेड हाउस है जिसके बारे में अभी किसी भी इतना ज्यादा पता नहीं। और वहाँ जाते के साथ में ही युडाई कियोमी का रेप करता है, वो भी काफी बुरी तरीके से। और युडाई उस टाइम पर योशी का बॉयफ्रेंड था। और इसी दौरान कियोमी खुद को उस घर के क्लोजेट में बंद कर लेती है एक कैट के साथ, जिसकी आवाज सुनकर वो उस घर के दूसरे रूम में जाती है। और दूसरी तरफ जब कियोमी का रेप हो रहा होता है तो हम मियाई को कैट की आवाज निकालते हुए देखते हैं, जिससे हमें ये बात भी साफ साफ पता चल जाती है कि वो भी कर्स्टेड हो गई है। और यहीं से वो गायब हो जाती है, जिसके गायब होने से योशी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि कहीं न कहीं इल्जाम उसी पर लगने वाले थे। जिसके बाद वो प्रोफेसर जिन पर उनकी मौत का इल्जाम लगा है, वो योशी को डांटते हुए ये कहते हैं कि माई को एक क्लब में देखा गया था जहाँ पर वो लोग अक्सर जाया करते हैं, और उस क्लब में जाने के बाद योशी भी गायब हो गई थी। और इस टाइमलाइन से इन दोनों ही कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है कि इन दोनों के साथ हुआ क्या। लेकिन आ जाए कियोमी पर, तो कियोमी को भी उस घर का कर्स मिलता है, और कियोमी उस घर में उसी व्हाइट लेडी को देखती है जो क्लोजेट के ऊपर बने सीक्रेट रूम में रहती है। जिसके बाद अगले दिन जब वो स्कूल आती है तो स्कूल में वो योशी से अपने सारे के सारे फोटोज ले लेती है, जो उसके रेप के टाइम पर योशी ने उसे ब्लैकमेल कर निकाले थे। और अब यहाँ पर योशी खुद को फंसाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो डर के मारे कियोमी को सारे के सारे फोटोग्राफ्स दे देती है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए निकल जाती है, वो भी अपनी मॉम का मर्डर करवाकर। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि युडाई एक हिसाब से कियोमी से बहुत ज्यादा डरने लगा है, लेकिन फिर भी वो डर के मारे उसके साथ चला जाता है ताकि वो इस प्रॉब्लम में आगे और ना फंसे। तो यहाँ पर ये साल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और टाइमलाइन यहाँ से सीधे स्किप करती है 1994 में, यानी ईयर 1988 से इस टाइमलाइन का जंप हुआ है लगभग 6 साल का, जिस ईयर में हम कियोमी को थोड़ा मैच्योर हुआ देखते हैं, जो अपनी डेली लाइफ स्ट्रगल में अपने बच्चे को पाल रही है और अपने हस्बैंड युडाई को भी, जो एक प्रेशर में आकर रोज काम पर जाता है, जहाँ पर जाना उसे पसंद नहीं, क्योंकि हर बार उसे वहाँ पर सुनने के लिए उसके बॉस से गालियां ही मिलती है, जिसका गुस्सा वो रोज घर पर कियोमी और उसके बेटे को मार कर निकालता है। लेकिन कियोमी को इन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ आ जाए कियोमी के बेटे पर, तो हम ये चीज भी देख सकते हैं कि वो व्हाइट स्पिरिट कियोमी के बेटे के साथ रहती है और उसका बेटा बार बार कैट्स की आवाजें निकालता है और हर बार सभी को भागने की ही वार्निंग देता रहता है, जिससे उसके पिता युडाई भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और बात करें कियोमी की, तो कियोमी अपनी डेली लाइफ में प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करती है और उन दोनों ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी है ताकि वो लोग दुनिया की नजर में बिल्कुल छुप कर रहे। लेकिन युडाई के रोज अब्यूज करने से ये कंप्लेंट सोशल वर्कर्स तक गई है, जो इन सभी मामलों में बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जहाँ पर हमें एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है इस टाइमलाइन में, जिनका नाम है कमिचिको, जो पहले तो बच्चे की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर कियोमी पहुंचकर अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है। लेकिन कमिचिको ये भी नोटिस करती है कि हुडाई अपने बच्चे के साथ साथ अपनी वाइफ को भी बहुत मारता है और पहली कंप्लेंट से ही हुडाई इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो घर पर जाकर अपनी वाइफ और अपने बेटे तोशिको को बहुत ज्यादा मारता है, इतना कि वो सीधे कोमा में चला जाता है, जो डॉक्टर के हिसाब से होश में आएगा तो किसी भी ज्यादा पहचानेगा नहीं। और अब कमिचिको भी अपने मिशन हंट पर है, जो किसी न किसी तरीके से ताशुगी की मॉम यानी कियोमी को ढूंढ रही है, जिस पर अब एक मर्डर का भी इल्जाम है। और ऑब्वियसली ये मर्डर और किसी का नहीं बल्कि युडाई का ही है, जिसे कियोमी ने अपने हाथों से मारा है। लेकिन ये इवेंट 1994 में नहीं बल्कि 1995 में हुए थे, यानी कियोमी के बेटे के इंसिडेंट्स के 1 साल बाद। और इस इवेंट में भी कियोमी का बेटा तोशिकी होश में नहीं आया है। फिर तो आते हैं ईयर 1994 में, जिसमें अब बाकी की कहानी मैं यात्सुओ, हारुका और तेत्सुया की मॉम की करूंगा। वेल तो इस ईयर में आ जाए हारुका पर, तो हारुका एक एक्ट्रेस बन गई है और अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद भी वो उसे आज भी याद करती है, जिसके चलते वो थेरेपिस्ट के पास भी जाती है, जहाँ पर बिना अपॉइंटमेंट के यात्सुओ भी पहुंच जाता है, जिन्हें हारुका पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। और वो वहाँ पर उसे पहुंचकर सिर्फ अपनी पब्लिक
पब्लिश की गई बुक देने के लिए आते हैं। जिसके बाद हारुका यासुओ से फिर से मिलने की बात करती है कि वो उन्हें फिर से कांटेक्ट करेगी। और इसी बीच हारुका को अपने घर में तलाशी के वक्त एक पुराना टेप मिलता है जिसे उसने रिकॉर्ड कर अपने ही घर में रखा हुआ था। और उसी रात उसे फिर से डरावने विजन शुरू हो जाते हैं जिनसे वो काफी दूर भाग रही थी, यानी कि एक बच्चे का चलना और औरत का चिल्लाना। इनफैक्ट वो उस कस्टर्ड घर में भी पहुंच जाती है जहाँ पर पहली बार उसका बॉयफ्रेंड तत्सुओ गया था और वो क्लियरली उस व्हाइट लेडी को देख भी पाती है। जिसके बाद वो अगले दिन सीधे तत्सुओ की मॉम के पास पहुंच जाती है ताकि वो उन्हें एक्सप्लेन कर सके और ये बता सके कि उसके पास एक टेप रह गया है, क्योंकि इसके पहले की जितनी भी निशानी तत्सुओ की इस घर में थी उसकी माँ ने सारी की सारी मिटा दी है, यानी एक हिसाब से गाड़ दी है या फिर जला दी है। लेकिन ये टेप रह गया है जो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं तत्सुओ की मॉम ये जानना चाहती है कि उनके बेटे की आत्मा सही भी है या नहीं, क्योंकि एक रात तत्सुओ की मॉम को भी अपने बेटे का विजन आता है, जिस विजन में तत्सुओ अपनी मॉम को कुछ कह रहा था जिसका पता वो लगाना चाहती है। जिसके बाद वो हारुका को अपने साथ बिठाकर अपने बेटे तत्सुओ की स्पीड से कांटेक्ट करती है ताकि उनका बेटा उन्हें उस कस्टर्ड घर के बारे में बता दे। और होता बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पर वो व्हाइट लेडी आकर नक्शे पर एक ब्लैक मार्क छोड़कर जाती है और तत्सुओ पीछे से अपनी मॉम को अचानक से आकर ये कहता है कि वो लोग उस घर के अंदर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि अगेन मैं कहूंगा कि तत्सुओ किसी भी कीमत में अपने घर वालों को उस घर तक जाने देना नहीं चाहता, वरना कर्स उनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। यानी देखा जाए तो एक हिसाब से तत्सुओ की आत्मा कहीं न कहीं उस व्हाइट गोस्ट के कब्जे में है और तत्सुओ की मॉम अपने बेटे की उसी स्पीड को आजाद करवाना चाहती है। जिसके बाद हारुका सीधे उस घर की लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर ऑलरेडी एक फैमिली रह रही है, जिनमें से वाइफ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ हस्बैंड का कैरेक्टर ही है जिसका नाम है नुबो। और यहीं से टाइम जंप करते हैं सीधे ईयर 1995 में और कहानी का फोकस इस बार एक्चुअल में नुबो पर होगा, जिसका अफेयर चिमा साकी के साथ चल रहा है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसका पता कीची काफी आसानी से लगा लेते हैं, जो एक्चुअल में चिमा साकी के हस्बैंड है। बट उन्हें ये नहीं पता था कि चिमा साकी के पेट में जो बच्चा है वो एक्चुअल में उनका नहीं बल्कि उसके आशिक नुबो का है, जो सच चिमा साकी अपने हस्बैंड को साफ साफ बाद में बता देती है। जिसे सुनने के बाद कीची सीधे सीधे अपनी वाइफ और खुद को मारने का डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा वाइन पीने से उन्हें उल्टियाँ शुरू हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर चिमा साकी नाइफ लेकर अपने हस्बैंड को मारने चली जाती है, जिसमें वो एक स्टेप कर बाकी और स्टेप अपने हस्बैंड को नहीं कर पाती। और जब वो मदद की गुहार लगाती है तो कीची को यही लगता है कि उनकी वाइफ उनका नाम लेगी, जो वो वहाँ पर उन्हें छोड़कर सीधे नुबो को याद करती है। जिसके बाद कीची सीधे अपनी वाइफ को उसी नाइफ से मार देते हैं, वो भी उसके गर्दन को काटकर, जिसके कटने के बाद हम ग्रज के उस आइकॉनिक साउंड को सुन सकते हैं जिसे जुओन की सीरीज में कायाको को इसलिए दिया गया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसकी गर्दन तोड़ दी थी, लेकिन यहाँ पर रीजन हमें नाइफ का दिखाया गया है। खैर तो उसके बाद कीची को यह एहसास होता है कि उसके पेट में बच्चा पल रहा है जो जिंदा है और उसे सही सलामत वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जो वो उसी नाइफ से उसके पेट को काट कर करते हैं और खून का बहाव रोकने के लिए वो उसके पेट में फोन को डालकर चले जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये चीज फिलहाल तो इस सीरीज में बिल्कुल भी दिखाई नहीं गई कि चिमा साकी के पेट में उस फोन को उसके हस्बैंड ने रखा था या फिर किसी और ने, क्योंकि ये पहेली शायद इसके सीजन 2 में ही खोली जाएगी, जिसके बारे में डिटेक्टिव यासुओ से बैठकर डिस्कस करता है। खैर तो आते हैं फिर से कहानी पर, जिसके बाद कीची यहाँ से सीधे उसी कस्टर्ड हाउस पर चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो उस घर में रह रहे नुबो और उसकी वाइफ को मार देते हैं और उसी आंगन में जब बारिश होती है तो बच्चा भी अपना दम तोड़ देता है, जिसे बाद में वो उस घर के आंगन में ही गाड़ देते हैं, जहाँ पर उनके सामने वो व्हाइट गोस्ट आती है। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन में सारा का सारा बयान देते हुए वहाँ पर एक औरत के होने का जिक्र करते हैं कि एक औरत ने उन्हें घर में बुलाकर खाना भी खिलाया, जबकि ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। और अब आ जाए यात्सुओ पर, तो यात्सुओ को यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी वाइफ के जरिए कि जो सीरियल किलर 1988 में बच्चों का मर्डर करता था वो पकड़ा गया है और उसने डिमांड की है यात्सुओ से मिलने की, क्योंकि एक हिसाब से वो यात्सुओ का बड़ा फैन है और वो उन्हीं की क्राइम स्टोरी और बुक पढ़ता रहता था, जिसमें उस सीरियल किलर एन को याद आया कि वो एक बार उस घर में जाकर आ चुका है। याद रखिएगा इस किलर से रिलेटेड भी इसके सीजन 1 में ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई, जिसे शायद इसके सीजन 2 में कंटिन्यू किया जाएगा। और वो किलर यात्सुओ को जेल में मिलने के बाद यही बताता है कि इस घर की एक हिस्ट्री है, यानी कि एक इंसिडेंट्स जो इस घर से जुड़े हुए हैं, जिनका पता उन्हें न्यूज़पेपर के जरिए चल जाएगा, क्योंकि घर का एड्रेस उस सीरियल किलर को भी क्लियरली नहीं पता। और इसी टाइम पर लाइब्रेरी में यात्सुओ की मुलाकात होती है कामेश कियो से, जो कहीं ना कहीं कियोमी की हिस्ट्री जानने में लगी हुई है और ये भी कि वो गई कहाँ। जिसके बाद वो यात्सुओ को यही कहती है कि आज न्यूज में यही चल रहा है कि इसी घर में एक कपल को मार दिया गया है। जिसके बाद यात्सुओ सीधे कामेशिको के साथ उस घर को देखने निकल पड़ते हैं, जिस घर में जाने से हारुको ने यात्सुओ को साफ साफ मना किया था, क्योंकि जब वो उस घर को देखने गई थी तो बाहर से ही उसे घर की विंडो में वो व्हाइट लेडी दिखाई दी थी। जिसके बाद वो सीधे यात्सुओ के कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है और वहीं पर जब यात्सुओ ये अनाउंस करते हैं कि वो सीरियल किलर एन से मिलने जा रहे हैं, जिसे उस घर की लोकेशन पता है, तब जाकर हारुको उन्हें मना करती है। लेकिन फिर भी यात्सुओ हारुका की बात नहीं सुनते और लाइब्रेरी में जब वो कामिशको से मिलते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक स्केच दिखती है जो गलती से कामिशको फर्श पर गिरा देती है, जिसे देखकर यात्सुओ पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और यामिशिको से यही पूछते हैं कि ये स्केच किसने बनाई थी। जिसके बाद जाकर यामिशिको यात्सुओ और हारुका को सारी की सारी डिटेल्स देती है कियोमी और उसके बेटे ताशिकी के बारे में, यानी कि अब यात्सुओ और हारुका भी कियोमी को ढूंढने लगे हैं कि वो लोग उससे पता कर सके कि उसके बेटे की ऐसी हालत क्यों
क्यू है, जिसके चक्कर में वो सीधे क्योमी का घर ढूंढते हैं, जहाँ पर उन्हें जुडाई की लाश मिलती है, जिसे क्योमी ने अपने हाथों से मारा। और ऑब्वियसली रीजन है जुडाई को अपने बेटे को मारना। लेकिन उसी टाइम पर क्योमी एक शॉकिंग ट्विस्ट जुडाई के सामने रखती है कि जब वो लोग उस कैट हाउस में थे तो उस कैट हाउस में उसे वो व्हाइट लेडी दिखी थी जिसने उसे ये बच्चा दिया था, और तब से लेकर आज तक वो इस बच्चे को कैरी कर रही है, क्योंकि जुडाई का यही मानना था कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि प्रोफेसर का है। लेकिन अब यहाँ पर सच सुनने के बाद जुडाई थोड़ा पागल सा हो जाता है। लेकिन याद रहे जुडाइमो को इस सीजन 1 में अपने बेटे को मारते हुए दिखाया नहीं गया, यानी डाउट यहाँ पर भी बनता है। और दूसरी तरफ आ जाए कीची पर, जिस पर आरोप उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उन 2 कपल्स के मर्डर के लगे हैं, उसकी मौत जेल में होती है, जिसे और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ का अनबॉर्न बेबी मारता है, वो भी उसके मुंह से उसके पेट में जाकर। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कीची ने जिस बच्चे को गाड़ने का जिक्र किया था वो अब तक उन्हें नहीं मिला है, यानी कि बच्चा मिसिंग है। जिसके बाद साल स्किप होता है और हमें दिखाया जाता है ईयर 1995, जिस ईयर में यात्सुओ किसी न किसी तरीके से डिटेक्टिव ओसाका को कन्विंस कर लेते हैं कि वो उन्हें डिटेल्स दे उस घर से रिलेटेड, कि उस मर्डर के बाद उस घर की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। बट यहाँ पर डिटेक्टिव यात्सुओ को ज्यादा डिटेल नहीं देते, और यहीं पर यात्सुओ डिटेक्टिव को अपनी लिखी गई किताब भी गिफ्ट करता है, जिसके बाद डिटेक्टिव यात्सुओ को अपने साथ उस घर में ले जाते हैं, क्योंकि डिटेक्टिव का भी कहीं ना कहीं यही मानना है कि उस घर में जितने भी ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करने गए थे वो सभी लोग अजीब अजीब से विजन देख रहे हैं, जिसका पता डिटेक्टिव किसी भी कीमत में लगाना चाहते हैं। और तब जाकर हमें यहाँ पर ट्विस्ट मिलता है ईयर 1960s का, जिस टाइम पर यात्सुओ लगभग 4 से 5 साल के थे और उस घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ में रहते थे, यानी कि उनकी माँ, पिता और बड़ी बहन, जो सभी मारे गए और यात्सुओ ही उस घर से जिंदा बचे। लेकिन कहीं ना कहीं यात्सुओ भी एक कर्स को कैरी कर रहे हैं उसी घर के, और उन्हें नहीं पता कि उन्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया गया और वो अब तक जिंदा कैसे है। तो शायद यही वो रीजन है जिसके चलते उनके दिमाग में इतने सारे विजन्स आते हैं और उन्होंने अपना करियर भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का चुना। और अब यहाँ से हमें ये शो पूरी तरीके से टाइम बेंडिंग करवा देता है, यानी कि हमारे दिमाग की दही जो पास से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास काफी फास्ट जंप करती है। क्योंकि 60s के ईयर में जब तात्सुओ इस घर में आए थे तो वो इस घर में सिर्फ 1 ही साल रहे थे, जिसके बाद उनकी बहन गायब हो गई थी और उनके पिता मिसिंग, जिससे तात्सुओ पहले तो उस घर में सीधे सीधे क्योमी को देखते हैं जिसका ईयर 1998 है, और वहीं पर क्योमी को उस व्हाइट गोस्ट ने उस बच्चे को दिया था। और इसके अलावा हम एक पास्ट यात्सुओ का ये भी देखते हैं कि वो बचपन में अपने हाथों में कुछ पकड़कर भाग रहे थे, और यहीं से यात्सुओ सीधे जाकर कामिचको से मिलते हैं जो उन्हें क्योमी की तस्वीर दिखाती है, जिसे देखते के साथ में वो पहचान लेते हैं कि घर में उन्होंने विजन में जो लड़की देखी वो एक्चुअल में क्योमी ही थी, जो उन्हें सीधे 1995 के ईयर में दिख रही थी, जबकि वो ईयर क्लियरली 1988 का था। जिसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें सीधे क्योमी के घर ले जाती है, जिसकी अभी अभी मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल्स दी है कि किस तरीके से क्योमी ने अपने हस्बैंड को मार दिया। जिसके बाद वो वहाँ से सीधे उसी घर में वापस चली गई, जिस घर में एंटर करने के लिए उसने पहले तो उस घर की विंडो को तोड़ा, जहाँ पर जाकर वो अपनी सारी की सारी उसी पुरानी पिक को रख देती है ताकि किसी न किसी तरीके से ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाए। जिसके बाद वहाँ पर उसे लेने के लिए उसकी 2 पुरानी फ्रेंड्स आती है, यानी कि माई और योशी, जो उसे ये कहकर अपने साथ ले जाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ से इन तीनों कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जब क्योमी उस घर की विंडो को तोड़ रही थी तो हमें वहाँ पर विजन यात्सुओ के बचपन के दिखाए गए, यानी कि ईयर 1960s के। इसके अलावा आ जाए डिटेक्टिव पर, तो डिटेक्टिव यहाँ से सीधे उस स्टेट एजेंट्स के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंडर ये घर कई सालों से है, जहाँ जाने के बाद उन्हें 1952 की एक इंसिडेंस के बारे में पता चलता है जो उस घर में रह रहे बाप बेटे पर लगी थी, खास करके बेटे पर, जिसने उस घर में एक लड़की को छुपा रखा था, जिसका उसने रेप भी किया था और कई सालों तक उसने उस लड़की को वहाँ पर बंद रखा था। जिसके बाद डिटेक्टिव उस स्टेट एजेंट से ये पूछते हैं कि उस घर में जाने के बाद उनके साथ कुछ अजीब सा हुआ था कि नहीं, जिसके जवाब में वो स्टेट एजेंट सीधे सीधे डिटेक्टिव को मना कर देता है। लेकिन डिटेक्टिव को उस स्टेट एजेंट की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उस स्टेट एजेंट का रिएक्शन ही कुछ इस तरीके का होता है, यानी कहीं ना कहीं उस एजेंट को भी पता है कि वो घर हंटेड है, लेकिन फिर भी वो पैसे की लालच में उस घर को बार बार दूसरी फैमिलीज को देता रहता। और दूसरी तरफ आ जाए यात्सुओ पर, तो यात्सुओ डिटेक्टिव और बाकी टीम्स के साथ उस घर के अंदर पहुंचा है ताकि वो लोग उस क्लोजेट के ऊपर वाले सीक्रेट रूम को खोलकर ये चेक कर सके कि क्योमी इस घर में है भी या नहीं। जो सीक्रेट रूम अंदर से नहीं बल्कि बाहर छत से जाकर खोलना पड़ता है, जिसके खोलते के साथ में ही डिटेक्टिव और स्टेट एजेंट ऊपर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर उन्हें फिलहाल तो कुछ नहीं मिलता सिवाय ये कंफर्मेशन के कि 1952 में इस सीक्रेट रूम में कुछ ना कुछ तो हुआ था। लेकिन जैसे ही यात्सुओ ऊपर चढ़ते हैं तो वो सीधे अपने पास्ट में पहुंच जाते हैं, यानी कि ईयर 1960s में, जहाँ पर पहुंचते के साथ में ही वो किसी को आगे जाने से मना करते हैं, जहाँ पर हमें देखकर ये लगता है कि वो डिटेक्टिव को आगे जाने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो गिर कर क्लोजेट की तरफ आते हैं तो वो 60s में अपनी बहन के विजन में पहुंच जाते हैं, जो छोटे यात्सुओ को लेकर उस सीक्रेट रूम में दाखिल होती है, जहाँ पहुंचते के साथ में ही यात्सुओ की बहन को ये लगता है कि उसकी मॉम जो इस घर में मर चुकी है वो एक्चुअल में उन्हें बुला रही है। लेकिन यात्सुओ अपनी बहन को मना करते रहते हैं कि वो आगे ना जाए और वो उनकी मॉम नहीं। जिसके बाद वो क्लोजेट से नीचे गिरते हैं और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उनके सामने वो व्हाइट गोस्ट आती है और यात्सुओ के हाथ में एक बच्चा दे देती है, वो भी ये कहते हुए कि सब साथ में गड़ेंगे। जिसके बाद छोटा यात्सुओ उस बच्चे को लेकर हॉल की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे की शक्ल देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वो बच्चा दिखने में डेविल की तरह था। जिसके बाद
बाद वो बच्चा फर्श पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उस घर की विंडो को कोई तोड़ रहा है, जो दिखने में ब्लैक शेडो की तरह है, बट असल में उस विंडो को क्योमी ने तोड़ा था, जो अंदर आकर उन फोटोग्राफ्स को फर्श पर रखती है और अपनी दोस्तों के साथ कहीं चली जाती है। लेकिन उस सीन में हम साफ साफ देखते हैं कि वो शेडो वाली औरत वहाँ पर पहुंचकर उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। यानी चीजों को यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट दिखाया गया है। जिसके बाद उस सिचुएशन पर हमें 1960s में उसके पिता भी पहुंचकर अपने बेटे की बुरी हालत देखते हैं और यहाँ से ये ईयर सीधे स्किप करता है 1997 में, यानी कि 1995 में इस केस को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया और ईयर आ गया 1997 का और स्टेट एजेंट ने फिर से ये घर किसी नई फैमिली को दे दिया है। लेकिन इस बार इस घर के ओनर की वाइफ प्रेग्नेंट है। जिसके बाद सिचुएशन को देखकर यात्सुओ यहाँ पर पहुँचते हैं और उन लोगों को वार्न करते हैं कि उन्हें इस घर में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये घर शापित है, जिसके बारे में सभी को पता है और एक्चुअल में उस घर के नए ओनर को भी, जो ये बात सुनकर यात्सुओ को वहाँ से भगा देता है। इनफैक्ट घर की शिफ्टिंग में आए हुए लोग को भी इस घर के इंसिडेंट्स के बारे में पता है। और फिर वक्त आता है रात का, जिस रात को टोमोको को काफी अजीब से विजन आते हैं, जिस विजन से वो सीधे किचन में आ जाती है। और ऑब्वियसली ये विजन 1952 के थे, जिसमें हम टीवी पर चल रहे उसी शो को देखते हैं जिसे इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया था, जो कि हारुका उस घर की सारी सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रही थी। जिसके बाद जैसे ही टोमोको के हस्बैंड उठते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उनकी वाइफ किचन में किसी से बात कर रही है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि 1995 के इवेंट का मीचे होता है, जिसने उस साल जिक्र किया था कि उस घर में एक प्रेग्नेंट लेडी ने उसे खाना भी खिलाया था, यानी कि ईयर 1997। जिसके बाद घर के रिसेंटली ओनर वहाँ पर नुबो की भी लाश लटकी हुई देखते हैं और फिर अगले दिन वो घर का नया ओनर यात्सुओ, हारुका और तेत्सुया की मॉम को बुलाता है ताकि वो लोग ये पता लगा सके कि इस घर में एक्चुअल में किसकी स्पिरिट है और वो चाहती क्या है। जिसके बाद तेत्सुया की मॉम हारुका को टोमोको के साथ में रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका इस घर में अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं। और दूसरी तरफ तेत्सुया की मॉम घर का नया ओनर और यात्सुओ उसी सीक्रेट कमरे में जाते हैं, जहाँ पर जाकर तेत्सुया की मॉम उस स्पिरिट को बुलाना शुरू करती है। जिसके बाद हमें 1952 के इवेंट्स दिखाए जाते हैं कि किस तरीके का हश्र उस घर में रह रहा पागल उस लड़की के साथ करता। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीजें 1997 में हो रही थी, यानी कि जो कुछ भी वहाँ पर इवेंट हो रहे थे 1952 में उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ, वैसा ही सब कुछ प्रेजेंट यानी कि 1997 में टोमोको के साथ भी हो रहा था, जहाँ पर हारुका भी थी जो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद टोमोको अपने हाथों से उस पागल यानी कि उस किलर को मार देती है। जिसके बाद हम उस गोस्ट लेडी को भी देखते हैं जिसने एक्चुअल में 1952 में उस घर के पागल को मारा था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट की टाइमलाइन में दिखाया जाता है कि टोमोको की हालत बहुत बुरी है और उसे एम्बुलेंस आकर अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसके हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से हटकर सीधे घर के पीछे की तरफ चले जाते हैं और इवेंट यहाँ से सीधे 1960s में चला जाता है, यानी कि यात्सुओ के बचपन में, जहाँ पर यात्सुओ यानी कि छोटा यात्सुओ अपने पिता को गायब होते हुए देखता है, जो प्रेजेंट में भी यंग यात्सुओ उस घर के नए ओनर को होते हुए देखता है, जो लिटरली उस जगह पर मेल्ट होकर फर्श पर बिखर जाते हैं। और दूसरी तरफ आ जाए तेत्सुया की मॉम पर, तो वह भी उसी सीक्रेट रूम में है और उस स्पिरिट से बात कर रही है कि वो चाहती क्या है। जिसके बाद वो स्पिरिट बार बार एक ही चीज रिपीट करती रहती है, जो कि है साथ में दफन होना। जिसके बाद हमें एक विजन दिखाया जाता है, जिस विजन में कीची उसी घर के गार्डन में उस बच्चे की लाश को दफनाते हैं। जिसके बाद तात्सुया की मॉम उस स्पिरिट से यही पूछती है कि उसे भी उसी जगह पर गाड़ा गया था या नहीं। यानी क्लियरली देखा जाए तो वो स्पिरिट चाहती है कि उसे उसके बच्चे के साथ दफनाया जाए, जो शायद उस टाइम पर यानी कि 1952 में बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। कैसे, उसकी डिटेल ऑब्वियसली सीजन 1 में दी नहीं गई। यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस औरत को शायद उस घर के लैंडलॉर्ड ने मारा होगा, यानी कि उस पागल के पिता ने, जिसका जिक्र इस सीजन में बिल्कुल भी नहीं किया गया। खैर, तो आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि तेत्सुया की मॉम को किसी न किसी तरीके से उस स्पिरिट ने अब अपने वश में ले लिया है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर विजन यात्सुओ के बचपन का दिखता है, यानी कि यात्सुओ की बहन जो किसी न किसी तरीके से उस स्पिरिट को अपनी मॉम कहकर उसकी तरफ चली जाती है और पीछे मुड़कर जब तात्सुओ की मॉम उसे देखती है तो वो स्पिरिट उन्हें भी अपने कंट्रोल में ले लेती है। जिसके बाद हमें नॉर्मल चीजें दिखाई जाती है, जैसे कि डिटेक्टिव यात्सुओ के पास पहुंचे हैं उनकी पूरी की पूरी किताब पढ़कर, जहाँ पर उन्हें अभी ये नहीं समझ आ रहा कि चीमा शाकी के पेट में उसके हस्बैंड ने उसका फोन क्यों रखा था, जिसके बारे में फिलहाल तो यात्सुओ को भी नहीं पता और न ही ये पता है कि उन्हें इस बुक को लिखने का आइडिया आया कहाँ से। बस उनके दिमाग में चीजें आती गई और उन्होंने एग्जैक्ट उन सभी की सभी चीजों को लिख दिया। जिसके बाद डिटेक्टिव यात्सुओ से ये भी पूछता है कि उनकी फैमिली में कोई बच्चा क्यों नहीं है, यानी कि यात्सुओ बस अपनी वाइफ के साथ ही रहते हैं। जिसके बाद यात्सुओ ये बताते हैं कि शायद उनके हिसाब से वो कर्ज ही है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है, यानी कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा, या फिर हो सकता है कि यात्सुओ यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं जिसके बारे में शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। यानी कि डाउट ये भी है कि वो बच्चा शायद यात्सुओ भी हो सकता है, या फिर हॉस्पिटल में पड़ा कियोमी का बेटा तोशिकी, जो कि अभी भी कोमा में है, जहाँ पर उसकी हालत देखने के लिए कामिशिको पहुँचती है और पाइप से तोशिकी यही बार बार रिपीट करता रहता है कि भाग जाओ, जो शायद वो और किसी के लिए नहीं बल्कि हारुको के लिए कह रहा है, जो उस घर के बाहर आंगन में है। और उसे लगता है कि इस कर्ज को वो तभी खत्म कर सकती है जब इस घर से जुड़ी हुई सभी चीजों को पूरी तरीके से दफना दिया जाए। और वो यहाँ पर उसी टेप को लेकर पहुंची है जिस टेप से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वहाँ पर तात्सुया की मॉम यानी कि उनकी स्पिरिट हारुको का मजाक उड़ा
रही होती है, लेकिन फिर भी हारुको किसी न किसी तरीके से उस टेप को वहाँ पर गाड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद ग्राउंड से बच्चे की रोने की आवाज आती है और पीछे गेट भी बंद हो जाता है, यानी कि हारुको अब इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। जिसके बाद वो उस टेप की जगह पर पहुँचती है और बच्चे की आवाज रुक जाती है, जो बाद में उसके बैग से निकल कर आती है, जिसे खोलने के बाद वो आवाज फिर से रुक जाती है। और जैसे ही हारुको को लगता है कि सभी चीज नॉर्मल हो गई है, तो पीछे से वही 1952 के लैंडलॉर्ड का पागल बेटा आकर हारुको को अपने साथ ले जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस घर में टोटल 3 स्पिरिट है या फिर 2, जो कि मेरे हिसाब से ऑब्वियसली उस पागल साइको लड़के के है और उस व्हाइट गोस्ट के भी, जिसे किसने मारा फिलहाल तो उसकी कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई। यानी देखा जाए तो कॉन्जरिंग की बाकी जापानी सीरीज की तरह इस सीरीज में भी व्हाइट गोस्ट के अलावा ब्लैक गोस्ट भी है, जिसे हमने साल 2002 की आई हुई जुऑन फिल्म में देखा। यानी कि हस्बैंड जो कि ब्लैक गोस्ट है और वाइफ ऑब्वियसली व्हाइट गोस्ट, जो किसी भी तरीके से बस अपने बच्चे को बचाना चाहती है। और फिल्म की उस कहानी में सस्पेंस बस यही है कि हस्बैंड को उसकी वाइफ के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो उस घर में अपनी वाइफ, बेटे और यहाँ तक कि कैट को भी मार देता है और खुद भी उसी घर में फांसी लगाकर मर जाता है, जिसके चलते उन सभी की आत्मा उस घर में रह जाती है। लेकिन अब इस नेटफ्लिक्स की ओरिजिन सीरीज में इसकी कंटिन्यूएशन कहाँ पर जाकर खत्म की जाएगी उसकी डिटेल तो खुद मेरे पास भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ डिटेल्स इसकी स्टोरी के साथ ही एक्सप्लेन कर दी है, जो कि ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें इसके सीजन 2 में उठाया जाएगा। तो चलिए अब खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल और मैं हूँ अजीज शेख, जो जाते जाते आपसे बस यही जानना चाहता है कि आपकी क्या राय है इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बगल में बने हुए इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं फिल्मों से रिलेटेड तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊँ। हालांकि आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपको आपके हर एक सवाल के जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। बट याद रहे, क्वेश्चन फिल्मों से ही रिलेटेड होना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा एक और डिटेल कि यूट्यूब पर मेरे टोटल 3 चैनल्स हैं, जिनमें से एक है द मूवी स्टॉक शो, जिस पर आपको बॉलीवुड से रिलेटेड काफी सारी मूवीज के अपडेट मिलेंगे। दूसरा है मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन, जिस पर मैं काफी सारी मूवीज और सीरीज एक्सप्लेन करता हूँ। और तीसरा और आखिरी चैनल है मूवी स्टॉक, जिस पर आपको हॉलीवुड मूवीज की अपडेट्स मिलती है। तो मेरे इन तीनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।